हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम किसी एल्गोरिदम के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। तो एल्गोरिदम क्या था? अगर हम रिवाइज करें तो एल्गोरिदम सिंपल इंग्लिश में लिखे गए स्टेप्स को कहते थे जो प्रोग्राम बनाने के पहले हम लिखते थे, यानी उस प्रोग्राम में हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम सिंपल सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखे या कोई भी प्रोग्राम लिखे तो हम उसे अलग अलग लॉजिक से अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कौन सा एल्गोरिदम हम बेस्ट मानेंगे ये डिपेंड करता है उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। यानी कोई ऐसा एल्गोरिदम जो कम से कम समय में एंड कम से कम स्पेस का यहाँ मतलब है मेन मेमोरी के स्पेस की बात कर रहे हैं हम, तो कम से कम स्पेस में वो रन कर सके, तो ऐसे एल्गोरिदम को नॉर्मली बेस्ट माना जाता है। तो जब भी हम किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, यानी कितने कम टाइम में कितने कम नंबर ऑफ स्टेप्स में वो एग्जीक्यूट हो सकता है और कितने कम से कम मेमोरी स्पेस में उस एल्गोरिदम को रन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं और साथ ही आगे हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ टाइम का मतलब कोई वॉल क्लॉक नहीं है कि कितने देर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या हमारा एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जितने हमने लॉजिकल स्टेप लिखे हैं वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो कितने बार हो रहे हैं। चाहे हम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कोई स्टेटमेंट लिखें या कुछ नंबर्स के बीच हम कंपैरिजन करें या लूप लगाएं, तो कौन सी चीज कितने बार एग्जीक्यूट होगी इन चीजों पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये सेम होंगे चाहे हम किसी भी कंप्यूटर पर इस तरह के एल्गोरिदम या प्रोग्राम को रन करें। एक्चुअली ये भी डिपेंड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर, प्रोग्रामर ने किस ढंग से उसको लिखा है स्टेटमेंट को उसके ऊपर, या कंपाइलर उसको कितना ऑप्टिमाइज कर रहा है लिखे गए स्टेटमेंट्स को इसके ऊपर। तो टाइम डायरेक्टली हम टाइम से उसको रिलेट नहीं करते हैं, मिनट्स या सेकंड से रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे गए हैं वो कितने बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है उस काम को करने के लिए, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू हम मेजर करते हैं। और कोई भी एल्गोरिदम जितना कम कॉम्प्लेक्स होगा, जितने कम नंबर ऑफ स्टेप्स में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा वो उतना ही एफिशिएंट माना जाएगा। सेकंड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ मेमोरी स्पेस यानी मेन मेमोरी में कितने कम से कम स्पेस में उस प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। तो यहाँ हम मेमोरी को बाइट्स में मेजर कर सकते हैं कि कितने बाइट्स या कितने केबी या कितने एमबी स्पेस की जरूरत होगी उस प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को रन करने के लिए। जैसे हम काउंट कर सकते हैं कि अगर हम इंटीजर वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो कितना स्पेस लगेगा, या जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो फिक्स साइज स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम एरे यूज करें तो एरे हमें मालूम है कि एरे की जो हम साइज देंगे उसके हिसाब से इतना स्पेस हमें मेमोरी में चाहिए होगा। लेकिन अगर हम डायनेमिक स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं जो रन टाइम पर स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, तो वो कम स्पेस में वो प्रोग्राम को रन कर सकता है। तो इस तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है किस पर, कितना स्पेस उस प्रोग्राम या एल्गोरिदम को रन करने के लिए चाहिए हमें मेन मेमोरी में। इस तरह अगर हम कई एल्गोरिदम को कंपेयर करें तो वैसा एल्गोरिदम जो कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स में एंड कम से कम मेमोरी स्पेस में रन कर सके उसे ही हम सबसे एफिशिएंट मानेंगे। तो अब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम समझें एक सिंपल एग्जांपल से और साथ ही देखें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नॉर्मली किसी भी एल्गोरिदम का हम वर्स्ट केस निकालते हैं। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यानी उस एल्गोरिदम को अगर हम वर्स्ट केस में चलाएं तो मैक्सिमम टाइम हमें कितना लगेगा। जैसे अगर हम लीनियर सर्च की बात करें और जिसमें हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके हम सर्चिंग करते हैं, अगर वो एलिमेंट बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर होगा
तो हमें क्या होगा, हर एलिमेंट को ट्रैवल करना होगा और वो जाके बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर एलिमेंट हमें मिलेगा। तो ये वर्स्ट केस है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। तो इसी तरीके से किसी भी एल्गोरिदम को कंपेयर किया जा सकता है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। सपोज किसी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं और मैंने अपना पेन इन 100 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को दे दिया। अब मुझे याद नहीं है कि वो स्टूडेंट कौन सा है, मुझे वो पेन वापस चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन को, क्लास के फर्स्ट स्टूडेंट को पूछ सकती हूँ कि उसके पास पेन है क्या। साथ ही साथ उस स्टूडेंट से बाकी 99 स्टूडेंट्स के बारे में भी पूछ सकती हूँ क्या उनके पास पेन है। और इस तरीके से अगर मैं करते जाऊं तो मुझे हर स्टूडेंट के पास जाकर पूछना होगा वर्स्ट केस में। यानी वर्स्ट केस यही हो सकता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट से मैं पूछूं और उनसे बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी पूछूं। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिग ओ नोटेशन से। वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा और ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं, दैट जिसे हम ऑर्डर ऑफ कह सकते हैं। यानी जो नंबर लाई करेगा वो इसके बीच का ही होगा। तो n क्या है, यहाँ n नंबर ऑफ कंपैरिजन है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारा वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एल्गोरिदम या दूसरा तरीका अपनाऊं तो मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ ईच स्टूडेंट को इंडिविजुअली मैं पूछूं। तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। यानी नाउ n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट और हर स्टूडेंट से मैं पूछूं तो वर्स्ट केस मेरा क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा तरीका, एक और मेथड अपनाऊं, जैसे कि हम बाइनरी सर्च में करते हैं कि मैं क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर दूं और ये पूछूं कि पेन लेफ्ट साइड वाले ग्रुप के पास है या राइट साइड वाले ग्रुप के पास है। अगर लेफ्ट साइड वाले ग्रुप के पास है तो फिर मैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दूं और फिर उनसे पूछूं कि लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। और अगर इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो मुझे कितने बार एग्जीक्यूट करना होगा स्टेटमेंट्स को, ऑर्डर ऑफ लॉग n। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग एल्गोरिदम के हिसाब से वर्स्ट केस में हो सकता है। जैसे हमारे केस में एक एल्गोरिदम में हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आया था, दूसरे एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ n आया और तीसरे का ऑर्डर ऑफ लॉग n आया। तो इस तरीके से किसी भी एल्गोरिदम को हम एनालाइज कर सकते हैं और उसका वर्स्ट केस निकाल सकते हैं कि बुरे से बुरे टाइम पर उसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या आएगी। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल टाइम नहीं बताता है, बल्कि पर्टिकुलर कोड या पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कितने बार एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं इसको बताता है। तो आज के वीडियो में अगर एल्गोरिदम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।